नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो 12th क्लास के फिजिक्स का है। ये दोस्तों बीएससी का भी सिलेबस है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल और बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों। उन छोटे छोटे सवालों को आपको गौर करना है। कोशिश करूँगा कि मैं अलग से भी इन सवालों को रिपीट कर दूँ। दोस्तों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अर्थात प्रकाशीय यंत्र या प्रकाशिकीय यंत्र। प्रकाशिकीय यंत्र क्या होता है दोस्तों? आपने सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी इत्यादि का नाम सुना होगा, अर्थात माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा। तो ये जो यंत्र होते हैं दोस्तों, इसको हम लोग प्रकाशिकीय यंत्र या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, पृथ्वी से लेकर पूरे ब्रह्मांड में छोटे छोटे कणों से लेकर इतने बड़े बड़े विशाल विशाल कण होते हैं जो और इतने दूर होते हैं कि जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे अगर पृथ्वी पर भी अति सूक्ष्म आकार का कोई वस्तु है पड़ा हुआ, तो वो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता। तो ऐसे सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी। उसी प्रकार दोस्तों, पृथ्वी से कई हजार किलोमीटर, कई लाख किलोमीटर दूर बहुत से ग्रह, उल्कापिंड इत्यादि हैं जिनको हम देख नहीं सकते। तो ऐसे दूर दराज के पिंडों को देखने के लिए हमको दूरदर्शी की ज़रूरत पड़ी। जैसे पृथ्वी पे ही मान लेते हैं दोस्तों कि पृथ्वी से कुछ दूर पर स्थित, पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी की सतह पर ही स्थित कोई वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में भी देखने के लिए दूरदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। तो तीन प्रकार के दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहला टेलीस्कोप में गैलीलियन टेलीस्कोप, दूसरा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और तीसरा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी में भी दो प्रकार का पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मानव नेत्र के बारे में बता देता हूँ। मानव नेत्र जो हमारे, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं दोस्तों, वो मानव नेत्र होती है। मानव नेत्र में दोस्तों एक लेंस लगी होती है, जिस लेंस की वजह से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये जो लेंस होती है, इस लेंस पर बनने वाला कोण वस्तु के आकार और स्थिति को प्रदर्शित करता है। मानव नेत्र के लेंस पर बनने वाले इस कोण को दर्शन कोण कहते हैं, विजुअल एंगल। ठीक है दोस्तों, इसका आकार वस्तु के आकार के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अगर वस्तु बहुत बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे नेत्र लेंस पर जो विजुअल एंगल बनेगा उसका वैल्यू भी बड़ा होगा। अगर वस्तु बहुत छोटा है तो विजुअल एंगल का वैल्यू बहुत छोटा होगा। दोस्तों, दर्शन कोण क्या होता है और दर्शन कोण के कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से ये बड़ा और छोटा होता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास में एक चिड़िया बैठा हुआ है दोस्तों, और दूर पहाड़ पर कोई व्यक्ति है। व्यक्ति का आकार तो समझ सकते हैं कि चिड़िया के आकार में कई गुना बड़ा होता है, परंतु पास बैठे चिड़िया के द्वारा मानव नेत्र पर जो दर्शन कोण बनता है और दूर स्थित किसी व्यक्ति, दूर मतलब मान लेते हैं पहाड़ पर वो व्यक्ति है, तो पहाड़ पर स्थित उस व्यक्ति के द्वारा मानव नेत्र पर जो दर्शन कोण बनता है, तो दर्शन कोण का मान किसका कम होगा और किसका ज़्यादा होगा? सिंपल है, जो पास में चिड़िया बैठी हुई है उसके द्वारा बना दर्शन कोण का मान अधिक होगा और पहाड़ पर स्थित व्यक्ति द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण का मान कम होगा। इसलिए पहाड़ पर बैठा व्यक्ति चिड़िया की तुलना में छोटा दिखाई देता है। दोस्तों, एक और उदाहरण लेते हैं। तारों की आकार जो है वो सूर्य की तुलना में बहुत बड़ी बड़ी होती है, आप जानते होंगे, लेकिन तारा जो है वो हमें सूर्य और चंद्रमा से भी छोटा दिखाई देता है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि तारों से होकर आने वाले प्रकाश किरण हमारे नेत्र पर जो दर्शन कोण बनाते हैं और सूर्य और चंद्रमा से होकर आने वाले प्रकाश किरण जो हमारे नेत्र पर दर्शन कोण बनाते हैं, इनमें सूर्य और चंद्रमा के द्वारा निर्मित दर्शन कोण का मान तारों के द्वारा निर्मित दर्शन कोण के मान से बड़ा होता है। इसलिए चंद्रमा और सूर्य हमको बड़ा दिखाई देती हैं, किसकी तुलना में? तारों की तुलना में। मतलब तारा क्या हो गया दोस्तों? छोटा दिखाई देने का एक तारा छोटा दिखाई देने लगता है उसकी वजह से। एक और उदाहरण लेते हैं सर। सूर्य ग्रहण तो आपने जानना होगा दोस्तों प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। तो
सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण और चंद्रमा से होकर आने वाली प्रकाश किरण दोनों के द्वारा बना नेत्र पर दर्शन कोण का मान बराबर होता है, और बराबर होने के कारण ऐसा हमें लगता है कि चंद्रमा ने सूर्य को पूरे पूरे ढक दिया है दोस्तों। इसलिए हमें सूर्य ग्रहण में सिर्फ चांद दिखाई देता, सूर्य दिखाई नहीं देता है, या अंधकार दिखाई देता है और कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता है। तो ये है दर्शन कोण का महत्व, अर्थात दर्शन कोण का मान जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी बड़ा दिखाई देगी, और दर्शन कोण का मान जितना छोटा होगा वस्तु उतनी ज़्यादा छोटा दिखाई देगी। दोस्तों ये बेसिक नॉलेज है इसका। अब आते हैं दोस्तों कि कोई वस्तु हमको दिखता कैसे है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर हमारे नेत्र लेंस पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर हमारे नेत्र लेंस या नेत्र के रेटिना भाग पर पड़ती है, तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ये बेसिक है दोस्तों, किसी वस्तु का दिखने का मुख्य कारण। तो चलिए आते हैं दोस्तों, हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा यंत्र है जो अत्यंत छोटे से छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाता है या आवर्धित करके दिखाता है, मैग्नीफाइंग करके हमारे सामने रख देता है ताकि हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसे उपकरणों को सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है दोस्तों। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है दोस्तों, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या होता है कि प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण का जो अनुपात होता है उसे सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कहते हैं दोस्तों। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित। दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मैं छोड़ दिया था। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो चलिए दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। दोस्तों आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है इसमें L एक उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका प्रकाश केंद्र O है। ये उसका मुख्य अक्ष है दोस्तों, जो प्रकाश केंद्र से होकर गुजर रहा है। लेंस के मुख्य अक्ष पर, ठीक है, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में कोई वस्तु AB है जिससे होकर दो प्रकाश किरण जारी है। एक प्रकाश किरण मुख्य प्रकाश केंद्र से होकर चली जाती है और बिना विचलित हुए ये प्रकाश किरण दोस्तों सीधे निकल जाती है। दूसरा प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और ये अपवर्तन के फलस्वरूप आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस बिंदु से होकर गुजरती है दोस्तों। ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करते। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है दोस्तों जो इनका प्रतिबिंब देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो होता ये है दोस्तों कि प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं होता, लेकिन दोनों आपतित किरण को पीछे तक बढ़ाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा, ये पीछे तक बढ़ाते हैं तो दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या मिलते हैं। तो अगर ये बिंदु A डैश है तो A डैश पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है, जो वस्तु से बड़ा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है दोस्तों। ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, ये आभासी प्रतिबिंब होता है दोस्तों। मैं चित्र के बारे में नहीं लिखूंगा क्योंकि इस टॉपिक में या इस पूरे चैप्टर में जो लिखने की प्रक्रिया है सब वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं सिर्फ आपको डायग्राम समझा दे रहा हूँ और डेरिवेशन कर दे रहा हूँ। बाकी प्रक्रिया को आप दोस्तों करने की कोशिश कीजिएगा। हम फिर से बता दे रहे हैं दोस्तों कि L एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाश केंद्र O है। इसके मुख्य अक्ष पर AB कोई वस्तु है जिससे होकर दो प्रकाश किरण जारी है, एक प्रकाश केंद्र से होकर और एक मुख्य अक्ष के समांतर।
दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करते, इसलिए ऑब्जर्वर के द्वारा देखने पर यहाँ कोई प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। परंतु दोस्तों जैसे ही दोनों प्रकाश किरणों को पीछे तक बढ़ाते हैं तो ये दोनों प्रकाश किरण किसी बिंदु A' पर एक दूसरे को मिलते हैं, जहां पर वस्तु AB का वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर कल्पना किया जाए कि ये लेंस नहीं है, मान लीजिए कि ये लेंस हटा दिया गया मानव नेत्र और वस्तु के बीच से, तो इनकी दूरी या नेत्र और वस्तु के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। वस्तु की दूरी कम होने के कारण दोस्तों कोई भी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता। स्पष्ट दिखाई देने के लिए हमको वस्तु को थोड़ा सा दूर ले जाना पड़ता है, जहाँ पर वस्तु पूरा दिखाई क्लियर दे। तो उस दूरी को कहा जाता है दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो हमने कल्पना किया कि यहाँ से लेंस को हटा दिए तो वस्तु और नेत्र के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कम हो गई, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तो वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसके प्लेस से उठाकर कुछ दूर ले जाते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि वस्तु को यहाँ ले आए A'-B' पर, तो वस्तु हमें स्पष्ट बिना लेंस का भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इस दूरी को कहा जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको कैपिटल D से प्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो अब जो वस्तु A'-B' दिख रहा है, इससे होकर एक प्रकाश किरण आएगा और प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों कि केंद्र पर दो कोण बनेंगे, एक A और B के कारण बड़ा कोण बन रहा है और दूसरा A'-B' के कारण जो कोण बन रहा है उसका वैल्यू देख लेंगे दोस्तों। समझ रहे हैं ना? AB के कारण एक कोण बन रहा है जो इस प्रकाश किरण और मुख्य अक्ष को टच करेगा, और A'-B' के कारण जो बन रहा है वो इस प्रकाश किरण और मुख्य अक्ष को प्रेजेंट करेगा। तो दोस्तों दोनों कंडीशन में हम बता दें कि ये जो कोण बन रहा है वस्तु के द्वारा, इस कोण का मान अल्फा होगा। इसको दर्शन कोण बोलते हैं दोस्तों। एक वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण ये हो गया अल्फा, और प्रतिबिंब जो है दोस्तों ऊपर जा रहा है, इसलिए इसको बीटा मान लेंगे कि ये जो बड़ा वाला कोण बन रहा है A'-B' या AB के लिए वो बीटा हो गया। तो ये दो दर्शन कोण बन रहे हैं, एक वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा और दूसरा प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण बीटा। दोस्तों इतना आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में बनावट की व्याख्या। चलिए आते हैं दोस्तों इसके आवर्धन क्षमता में। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता या सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए दोस्तों हमने बताया था कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। हम डायरेक्ट सूत्र लिख ले रहे हैं दोस्तों परिभाषा को छोड़कर। दोस्तों हमने मान लिया कि माना वस्तु की दूरी -u है, प्रतिबिंब की दूरी -b है, फोकस दूरी f है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी -d है तथा आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा पूरे के बट्टे में है दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा। दोस्तों हम यहाँ से अल्फा और बीटा का मान रखने से पहले हम बता देते हैं आपको कि आवर्धन क्षमता को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, तो m इक्वल टू हो जाता है बीटा अपॉन अल्फा। इसको मान लेते हैं दोस्तों समीकरण नंबर 1। अब अल्फा और बीटा का मान जो है वो इतना कम होता है, मतलब बहुत कम होता है, और बहुत कम होने के कारण हम मानते हैं अल्फा बराबर tan अल्फा और बीटा बराबर tan बीटा। इसको हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों, m इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ डायग्राम से चलते हैं दोस्तों। इस डायग्राम को गौर कीजिएगा दोस्तों। ABO इसका कोण बीटा है, तो ये त्रिभुज ABO हो जाएगा, और बीटा कोण के कारण AB लंब हो जाएगा और O से B आधार हो जाएगा। A'-B'-O इसका कोण अल्फा है, इसलिए A'-B' लंब हो जाएगा और OB' आधार हो जाएगा। तो हम मान रख लेते हैं
tan बीटा बराबर और tan अल्फा बराबर। tan थीटा बराबर सूत्र होता है दोस्तों लंब बटा आधार, इसी आधार पर रखते हैं दोस्तों। हो जाएगा tan अल्फा बराबर a डबल डैश बी डैश बटा ओ बी डैश और tan बीटा बराबर ए बी बटा ओ बी। दोस्तों गौर कीजिएगा, O से B डैश की दूरी हमने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी माना है, इसलिए इस O B डैश के जगह पर लिख देंगे दोस्तों कैपिटल D। अब tan अल्फा और tan बीटा के मान को समीकरण 2 में पुट करेंगे। दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो हमारा वस्तु A और B है, AB, वो A डबल डैश B डैश के बराबर है, इसलिए tan बीटा का जो वैल्यू हम लिखे हैं कि ए बी अपॉन ओ बी, वो उसको हम चेंज कर सकते हैं जो दोस्तों जरूरत पड़ने पर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों। tan बीटा मीन्स ए बी अपॉन ओ बी और tan अल्फा की वैल्यू ए डबल डैश बी डैश अपॉन कैपिटल डी। ए डबल डैश बी डैश के बारे में अभी हमने चित्र में बताया दोस्तों, इसलिए ये हो जाएगा m इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी इंटू, ये d ऊपर चला जाएगा दोस्तों, और ए डबल डैश बी डैश के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी। जैसा कि अभी हमने आपको चित्र में बताया कि वस्तु ए बी और ए डबल डैश बी डैश की वैल्यू लगभग बराबर है दोस्तों। ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार हमारे पास m इक्वल टू कैपिटल D अपॉन ओ बी बचेगा। ओ बी को हमने वस्तु की दूरी माना है, इसलिए m बराबर हो जाएगा D अपॉन U, वस्तु की दूरी। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब चलते हैं दोस्तों, इसको समीकरण 3 देने से पहले दोस्तों हम चिन्ह परिपाटी का नियम यूज कर लेंगे। m इक्वल टू डी अपॉन यू, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार प्रतिबिंब भी ऋणात्मक होगा और वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल टू लिख सकते हैं m इक्वल टू डी अपॉन यू। फाइनल ये रिजल्ट इक्वेशन नंबर 3 कहलाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अब स्पेस हमारे पास थोड़ा कम बच रहा है, इसलिए कुछ पार्ट्स को हम रफ कर लेते हैं। अब पहली स्थिति में चलेंगे दोस्तों कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, ये हमारा पहला स्थिति होगा। इस स्थिति में दोस्तों v इक्वल टू माइनस डी और वस्तु की दूरी जो है वो ऋणात्मक होगा और प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होगा। अर्थात तब लेंस सूत्र से ले लेते हैं, तब लेंस सूत्र होता है मित्रों 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू। वैल्यू पुट कर देंगे मित्रों 1 अपॉन प्लस एफ इक्वल टू, चिन्ह परिपाटी के नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, 1 अपॉन भी के प्लेस में हो जाएगा माइनस डी और माइनस 1 अपॉन यू के प्लेस में हो जाएगा माइनस यू। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दो मित्रों, और ये जो 1 अपॉन माइनस डी दिख रहा है वो इस तरफ पक्षांतर कर देंगे इसको, तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन यू। दोस्तों 1 अपॉन यू जो है वो समीकरण नंबर 3 देखिए, m इक्वल टू डी अपॉन यू है, अर्थात d अपॉन यू को हम लोग लिख सकते हैं क्या, d इंटू 1 अपॉन यू। तो इस 1 अपॉन यू के जगह पर वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी, मान रखेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा m इक्वल टू डी बाई यू या d इंटू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। मित्रों इस d का अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा m इक्वल टू डी बाई एफ प्लस डी बाई डी। ये डी कैंसिल हो जाएगा, इसके जगह पे केवल 1 बचेगा, अतः हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये जो फार्मूला आएगा मित्रों, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का फार्मूला होगा।
दूसरी स्थिति है दोस्तों कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। अनंत पर प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है। अर्थात अगर वस्तु की दूरी u बराबर फोकस दूरी हो तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। तब समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 है समीकरण दोस्तों, m इक्वल टू डी अपॉन यू। u के प्लेस पर f रख देंगे दोस्तों। फोकस दूरी धनात्मक होता है उत्तल लेंस की, इसलिए ये हो जाएगा या m इक्वल टू डी अपॉन स्मॉल f। ये जो फार्मूला आएगा दोस्तों, ये दूसरी स्थिति का फाइनल रिजल्ट होगा। फाइनल रिजल्ट के लिए एक डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। ये डायग्राम बन रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु है जो फोकस दूरी फोकस बिंदु पर स्थित है। वस्तु जो है ए बी वो फोकस बिंदु पर स्थित है, तो वस्तु से होकर दो प्रकाश किरण जाएगी। एक प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, और एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी जो फोकस बिंदु से द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगी F2 और ये F1। ये दोनों एक दूसरे को अनंत पर मिलेंगे, तो ये फोकस वस्तु की दूरी u बराबर फोकस दूरी होगा दोस्तों। इसी वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख के m इक्वल टू डी अपॉन एफ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से सरल सूक्ष्मदर्शी की ये आवर्धन क्षमता की दो स्थितियां प्राप्त हो गई दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक में दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए यूजर हैं तो कृपया आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।